सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्त होने की शर्तें क्या क्या हैं? लिखवा दिया था क्या? वह भारत का नागरिक हो और वह 10 वर्ष तक 1, 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में एक हाईकोर्ट, 2 हाईकोर्ट या 2 से अधिक हाईकोर्ट में जज बना हो। तीसरा, या राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जब अदर्स जजेस को वो अपॉइंट करेगा तब वो क्या करेगा? तब वो सीजीआई की सलाह या परामर्श लेगा। ठीक, तो फर्स्ट जजेस बेंच केस में क्या हुआ था कि पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, जो ये सीजीआई राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, क्या वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो आंसर आया कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड जजेस केस 1993, इसमें क्या बात हुई? इस फिर से पूछा गया कि जो सलाह दे रहा है, इस सलाह का मतलब क्या है? किससे पूछा? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाह का मतलब परामर्श से है, और ऐसा परामर्श सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अकेले नहीं देगा, इसके साथ 2 अदर्स जजेस जो वरिष्ठ हैं उनका परामर्श भी माना जाएगा, और ऐसा परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। यहीं से व्यवस्था किसकी हुई? कोलेजियम की। हाँ या ना? फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट मतलब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का यूज करते हुए किससे पूछा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फिर से परामर्श मांगा, और क्या कहा कि इस कोलेजियम में कितने लोग होंगे? 4 + 1 = 5। इन 5 जज हैं वो मिलकर क्या दे रहे हैं? परामर्श दे रहे हैं। किसको? राष्ट्रपति को। यदि ऐसा परामर्श लिखित है और सर्वसहमति पर आधारित है तो ऐसा परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। यह व्यवस्था क्या है? कोलेजियम की। इस व्यवस्था को जब कई सालों से लागू रही भारतीय न्यायपालिका में तो क्या देखा गया? इस व्यवस्था ने कहीं ना कहीं वंशवाद को बढ़ावा दिया है। यानी परिवारवाद की स्थापना कहाँ हुई? न्यायपालिका में। इंडियन जुडिशरी में देखा गया कि बाप का लड़का जज, लड़के का लड़का जज, यानी एक हायरार्की बन गई, जिसकी वजह से भारत की सिविल सोसाइटी का योगदान न्यायपालिका में ना के बराबर रहा। हाई कोर्ट में जो भी जज बन रहे हैं वो कौन है? उन परिवार से कोई ना कोई जज था, इस वजह से वो जज बन गए। सरकार ने कहा कि इससे क्या हुआ है? इससे एक विशेषाधिकार वर्ग का जन्म हो गया। राजा का लड़का राजा होगा, उसी तरह से जज का लड़का जज होगा। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? 99वां संविधान संशोधन किया और कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके क्या स्थापित किया? NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और कहा कि अब इससे परिवारवाद जो बढ़ रहा है कहां पर? न्यायपालिका में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस NJAC में कितने लोग थे? ये एक कमीशन है जिसमें 6 सदस्य होंगे। 1 CGI, 2 अदर जजेस, कहां के? वरिष्ठ जज, यानी 3 हो गए। फिर 1 जो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो या राष्ट्रपति ने कोई नियुक्त कर रखा हो। बाकी के दो ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति होंगे। इन ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को कौन चुनेगा? इन ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को PM, लोकसभा का नेता और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये कमेटी बनेगी और इस कमेटी के माध्यम से इन ख्याति प्राप्त लोगों को चुना जाएगा। इससे क्या हुआ? इससे NJAC में सभी वर्गों का क्या आ गया? रिप्रेजेंटेशन आ गया। न्यायपालिका भी आ गई, कार्यपालिका भी आ गई और सिविल सोसाइटी भी आ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करने से
हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। और जजों के अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी, है ना। ये क्या है, ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बेसिक स्ट्रक्चर का एक अंग है और संसद बेसिक स्ट्रक्चर पे संशोधन नहीं कर सकती। इस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया और फिर से पुरानी व्यवस्था क्या कर दी, चालू कर दी। तो इस वजह से मतलब इस तरह से न्यायाधीशों का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। कैसी, कौन सी व्यवस्था, कोलेजियम, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया। आज क्या देखेंगे, हाउ टू रिमूव न्यायपालिका के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं। समझो, पहले बताओ किसी भी न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या होगा, क्या है आधार, 124(4). ये क्या कह रहा है, ये आधार बता रहा है किसको, न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाने का आधार। इसमें क्या लिखा है कि यदि कोई न्यायाधीश के ऊपर साबित कदाचार सिद्ध हो जाता है, क्या यानी उसने अपने निर्णय देते समय क्या लिया, घूस ली है, या उसका निर्णय कैसा है, पक्षपातपूर्ण है, तो उस पर क्या लगेगा, साबित कर, या असमर्थता, वो काम करने में क्या है, असमर्थ है, उसको ऊंचा सुनाई दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है, तो इस आधार पर इस आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो आधार याद रखोगे, दो ही आधार है, साबित कदाचार और असमर्थता। घूस ले ली और ये प्रूफ हो गया तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देगा। असमर्थ है, इनसफिशिएंट है काम करने में, तो क्या करेगा, हटा देगा। आधार का उल्लेख कहां किया गया है, 124(4), ठीक है। लेकिन किस प्रकार से हटाया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, यह किसी भी अनुच्छेद में क्लियर नहीं किया गया। हटाने की प्रक्रिया के परिभाषित करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट। नाइनटीन 1968। हटाने का आधार कहां लिखा है, अनुच्छेद में 124 क्लॉज 4। लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, हम किस प्रोसेस से किसी न्यायाधीश को हटाएंगे, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था। संसद को शक्ति थी कि वह किसी प्रक्रिया को बना दे और उसको लागू कर दे। तो संसद ने ऐसा काम किया। कब किया, 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया। और इस पूरे एक्ट में किस प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है कि किसी न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। समझ में आया बात। तो कभी भी अनुच्छेद 124(4) को अकेले नहीं पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के साथ। लेके आए, हाँ, बहुत कठिन प्रोसेस है, अभी आएगा देखना। इसीलिए आज तक कभी भी किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है इस प्रोसेस से, बहुत कठिन, अभी आएगा देखना कैसे। तो क्या है, या तो उसके ऊपर कदाचार सिद्ध हो जाए या वह व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो, तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद से हटाया जाएगा। हटाने का प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख कहां लिखा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक, ये इस तरह का प्रस्ताव पहली बार कहां लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। शर्त क्या है, अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा के कुल सदस्यों में से 100 सदस्य अपना हस्ताक्षर सहित 14 दिन पूर्व जानकारी दें। किसको, नहीं,
जिस सदन में आया उस सदन के अध्यक्ष को। यदि पहली बार प्रस्ताव कहां आया? लोकसभा में। तो लोकसभा में प्रस्ताव आने से पहले क्या होगा? टोटल सदस्य संख्या का 100 लोग उस प्रस्ताव पे क्या करें? हस्ताक्षर करें और 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दे किसको? उस सदन के अध्यक्ष को। यदि राज्यसभा में आया तो यही प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। लिखित हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना 14 दिन पूर्व किसको देंगे? राज्यसभा के सभापति को। है ना? लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50, ये शर्त है। ठीक, प्रस्ताव आया, किसको पहुंचा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष तकनीक के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार कर सकता है किसको? जो प्रस्ताव आया है, लोकसभा में आया तो क्या होगी शर्त? 100 लोग के सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको देनी होगी? कि अध्यक्ष महोदय कृपया इस न्यायाधीश पर इस प्रक्रिया का शुरुआत की जाए। किसके पास पहुंचा? लोकसभा अध्यक्ष। यदि राज्यसभा में आया तो 50 लोग साइन करके पहुंचाएंगे। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको देंगे? सभापति को। कि सभापति महोदय इस व्यक्ति के ऊपर यह प्रक्रिया शुरू की जाए। ये दोनों तकनीकी आधार पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं कि नहीं शुरू करूंगा। जैसे ही अस्वीकार किया, प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आई बात? चलो, मान लो लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया, लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को क्या रखेगा? पटल पर रखवाएगा और क्या होगी? चर्चा होगी और वोटिंग। वोटिंग कैसी? 2/3 यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पास करना अनिवार्य होगा। किस बहुमत से? अगर प्रस्ताव पास हो गया तो ठीक, अगर फेल हो गया तो? समझ में आई बात? पक्का? इसके पहले सॉरी, यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। समझना, वो थोड़ा सा मिस हो गया। लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्ताव कब पहुंचेगा? जब 100 लोग सदस्य साइन करके 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको दे दें? अध्यक्ष को। राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो कम से कम 50 लोग साइन करके 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको दे दें? अपने सभापति को। सभापति और अध्यक्ष दोनों तकनीक के आधार पर उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? अस्वीकार। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने या राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया? ऐसी कंडीशन क्या होगा? समझो, बता रहे। नहीं, पहली बार कहां आएगा? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया किसको? प्रस्ताव को। तो अध्यक्ष एक जांच कमेटी का गठन करेगा। यानी जिस सदन में पहली बार प्रस्ताव आया, सभापति या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सबसे पहली शर्त क्या होगी? एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। किसकी जांच? कि जो आधार प्रस्ताव लगाया गया वो सही है या गलत है। इस जांच कमेटी में कितने लोग होंगे? एक सीजीआई होगा या सीनियर जज होगा। कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक पारंगत विधिवेत्ता होगा। मतलब जिसको नॉलेज है कानून की। इस कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग। कौन? सीजीआई या सीनियर जज, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा पारंगत विधिवेत्ता। ये जांच करेंगे किसकी? कि जो आधार लगाया गया है किसके ऊपर? किसी भी जज के ऊपर, क्या वो सही है? अगर सही है तो ठीक, अगर गलत है तो वहीं पे प्रस्ताव क्या हो जाएगा? कैंसिल।
मान लो जांच कमेटी ने जांच की और आधार पाया कि सही है, तब क्या होगा? तब लोकसभा का अध्यक्ष कहां पे आया है, ये तो हम लोकसभा लेके चल रहे हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कराने की बात करेगा। विशेष बहुमत मतलब अगर कुल सदस्य के 2/3 लोगों ने उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिए, वोट कर दिया, तो प्रस्ताव पास, नहीं मिला तो यहां भी फेल। ठीक है, मान लो पास हो गया, कहां से कहां पहुंचा? राज्यसभा कैसे पास करेगा? पास तो ठीक, फेल तब भी प्रस्ताव कैंसिल। दोनों सदन से पास हो गया, कहां पहुंचेगा? जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देगा, किसी भी जजेस को क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया जाएगा। समझ आया प्रोसेस? पक्का? क्या क्या है? पहले हटाने का आधार का उल्लेख कहां किया गया है? 124 के क्लॉज 4 में। हटाने का आधार क्या है? किसी भी न्यायाधीश को हटाने का क्या आधार? सिर्फ 2 आधार, पहला साबित कदाचार, दूसरा असमर्थता। यदि अगर आया, लेकिन 124(4) में कहीं भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ आधार बताया गया, तो किस प्रक्रिया से हटाओगे? इसका संविधान में कहीं नहीं उल्लेख है। संसद ने इस पर कानून बनाया, क्या बनाया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, और उस एक्ट में पूरी प्रक्रिया की चर्चा की है। उस चर्चा प्रक्रिया के तहत क्या किया गया कि यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लोकसभा में आए तो 100 लोगों के सदस्य के साइन, यदि राज्यसभा में आए तो 50 सदस्यों के साइन। साइन करके प्रस्ताव कहां पहुंचेगा? उस अध्यक्ष को या इस सभापति को। सभापति या अध्यक्ष तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। यदि स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा? अध्यक्ष या सभापति द्वारा। तो मान लो लोकसभा में आया पहली बार, अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, क्या करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष एक जांच कमेटी का गठन करेगा, आया ना? इस जांच कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। कौन कौन? एक सीजीआई होगा या सीनियर जज होगा, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, तीसरा पारंगत विधिवेत्ता होगा। ये जांच करेंगे और जांच में पाया कि जो आधार लगा है वो क्या है? असत्य है, तो प्रस्ताव तुरंत वहीं पर कैंसिल। इन्होंने जांच की और जांच में पाया कि आधार क्या है? सही। तो ये जांच रिपोर्ट किसको पहुंचेगी? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष उस जांच रिपोर्ट को कहां रखेगा? अपने पटल पर, और 2/3 विशेष बहुमत से पास कराने का प्रयास करेगा। अगर पास हो गया तो ठीक, प्रस्ताव को 2/3 बहुमत नहीं मिला तो पास होने के बाद कहां? या दूसरे सदन में। दूसरा सदन कौन सा? राज्यसभा में। विशेष बहुमत से पास तो ठीक, पर नहीं मिला तो फेल। पास होने के दोनों के बाद क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेगा, उस मुख्य न्यायाधीश को उस पद से हटा दिया जाएगा। नहीं, अब जब दोनों सदनों से पास हो गया, सोचो, यानी अगर ये पास हो रहा है कहां से? लोकसभा से और राज्यसभा से, तो ये प्रूफ है कि वाकई उस न्यायाधीश ने क्या किया? घपला किया है। अब किसी घपले वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बचाएंगे तो इनकी थू नहीं होगी, साइन करेंगे। समझ गए मेरी बात? अब सोचो, ये कठिन क्यों है? इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पास होने में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है? देखो कैसे। पहली बार प्रस्ताव कहां कैंसिल हो सकता है? अध्यक्ष और सभापति अपने हिसाब से ही प्रस्ताव को क्या कर देगा? तकनीकी आधार। यानी ये क्या होता है? ये क्या? कोई मर्जी नहीं, उसकी मर्जी है। किसकी? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की, कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। बिल्कुल हो सकता है, वो अलग बात है। अगर मान लो पास, यहां से पहली बार फेल हुआ, उसके बाद मान लो स्वीकार कर लिया गया, तब क्या होगा? अध्यक्ष या सभापति जांच कमेटी बनाएगा। अब ध्यान से देखो, इस जांच कमेटी में है कौन? कौन है ये? कौन है? जज है। ये कौन है? ये कौन है? सोचो, एक जज, इतने सारे जज किसी एक जज को हटाएंगे?
तो हमेशा ये देखा गया कि जांच कमेटी ने जांच की और पाया क्या कि नहीं नहीं बेकसूर है, उसने घूस नहीं ली है, हट गया। दूसरी बारी प्रस्ताव कैंसिल हो सकता है। चलो यहां भी प्रस्ताव पास हो गया, कहां आया? लोकसभा का 2/3 बहुमत क्या होता है? 362। सत्ता पक्ष हटाना चाह रहा है लेकिन विपक्ष अड़ गया, तब भी हटा पाओगे? जैसे प्रस्ताव पास नहीं हुआ, प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल। चलो यहां से पास हो गया, कहां आया? राज्यसभा में। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के कितने सीटें हैं? बहुत कम। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बराबर हैं लगभग। सत्ता पक्ष मानेगा लेकिन विपक्ष अगर नहीं, प्रस्ताव फिर समझ में आई? इसलिए आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस आधार पर नहीं हटाया गया है आज तक। पक्का? हाँ चलो, क्या चीज, कुछ पूछना है? पक्का? अनुच्छेद 125 क्या लिखा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या लिखा है? 125 मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, नहीं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश क्या वेतन प्राप्त करेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, क्या क्या पेंशन होगी, इन सब का उल्लेख कहां हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन का उल्लेख कहां पर? 125। इजी है, याद कर लो। 126 देखो, अनुच्छेद 126 में लिखा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात, हाँ मुख्य न्यायाधीश कहाँ है नहीं, मान लो बीमार है, कोरोना हो गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होगा? नहीं होगा। कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो ऐसे में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। और जैसे ही मुख्य न्यायाधीश पे पुराना वाला आएगा, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वापस अपने घर चले जाएंगे। कहां पे लिखा है? 127 देखो क्या है? 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये क्या होते हैं? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एडहॉक। एडहॉक जजेस की नियुक्ति। समझो, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद होते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ही बंद होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सेशन एंड है तो जजेस क्या करेंगे? घूमने चले गए। कहाँ गए? कहीं भी चले गए। कितने जजेस हैं? 34। और जैसे ही मान लो आज तारीख कौन सी है? आज 26 तारीख है। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का नया सेशन स्टार्ट होना था, तो स्टार्ट कौन करेगा? जजेस करेंगे। लेकिन इस तारीख को जजेस वापस नहीं पहुंच पाए। कितने? 3.4 यानी 4। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख को 4 जजेस भी पहुंच नहीं पाए। तब क्या होगा? 4 भी नहीं आ पाए, सब बाहर है। तब क्या होगा? तब सीजीआई किससे? राष्ट्रपति से परामर्श लेगा तथा किसी अन्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकेगा, ताकि सेशन की शुरुआत आराम से हो जाए। जैसे ही सेशन शुरू हो गया, इसके बाद जो जज आए हैं वो वापस चले जाएंगे। जैसे मान लो ये सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34। लेकिन सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी मना रहे हैं, घूम रहे हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट खुलना था, लेकिन तुम लोग के ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट नहीं खुल पाया। ऐसे में हम क्या करेंगे?
ये खोलना है, अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी कि आज के दिन सेशन शुरू होगा तो होगा, जजेस हो या ना हो। लेकिन अगर मान लो ऐसी स्थिति बन गई कि 1/10 यानी 4 जजेस भी आज के नहीं आ पाए, तब क्या होगा? तब हम राष्ट्रपति साहब से क्या लेंगे? परामर्श लेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है। तो राष्ट्रपति कहेंगे किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ जज मंगवा लो और सेशन शुरू कर दो, या मुंबई हाई कोर्ट से या किसी भी हाई कोर्ट से मंगा लो जजेस को और अपना सेशन शुरू कर लो। तो हमने क्या किया, सीजीआई ने क्या किया, राष्ट्रपति से परामर्श लिया और जहां से जजेस आ रहे हैं उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली। दोनों की आपसी सहमति के बाद क्या आ जाएगा, किसको नियुक्त कर लिया जाएगा? तदर्थ न्यायाधीश को। और जैसे आएंगे तुरंत सेशन शुरू। सेशन चल गया, संपन्न हो गया। शाम को 5 बजे सीजीआई इनको क्या कर देगा, रिलीव कर देगा कि अब आप अपने अपने हाई कोर्ट, नहीं वो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं होता, बस खुलना है। ये परंपरा है कि आज खुलना है तो खुलना है, अगले दिन नहीं आ पाए तो सीजीआई से बैठेगा, बाकी ओके बाय टाटा। समझ में आ गई बात? हाँ नहीं पता नहीं, तो गणपूर्ति बोलते हैं उसको। यदि कोरम पूरा नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकेगी। हाँ यार घूमने चले गए तो चले जाना, तो क्या दिक्कत है? और इस दुनिया में कौन है अपनी कार्यों के प्रति बहुत ईमानदार? समझ में आएगा? एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? सीजीआई करेगा। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, है ना? जैसे सेशन खत्म, जो आए हैं वो वापस चले जाएंगे। हाँ तुम्हें अपने, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें पार्टी में ले जाना चाह रहा है, किससे पूछेगा? किसी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन करेगा, कहेगा भाई इतने भेज दो, वो भेज देगा। सीजीआई की बात कौन टालेगा यार? नहीं समझे? वो सिर्फ एक औपचारिकता है। हाँ ये मुख्य न्यायाधीश थोड़ी ना चाहेगा। मुख्य न्यायाधीश अपने कुछ जजों को भेजेगा, जाओ सेशन स्टार्ट करो, और गणपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है वहां जाके गणपूर्ति पूरी करो, वापस आ जाओ, भेज देगा। ठीक है? 127 4 आने ही पड़ेंगे। गणपूर्ति का मतलब ही है, कोरम का यही मतलब है, कुल संख्या का सिर्फ 4 चाहिए होते हैं। 34 में से 4 जज हैं तो सेशन शुरू हो जाएगा। नहीं है, एक कम पड़ रहा है तो किसी को बुला लोगे, तो एक को बुलाओगे। अरे तो फिर तदर्थ न्यायाधीश क्यों बुलाया जाएगा फिर? ए भगवान, समझ गए ना? फिर से सुनो, टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 4 अगर हैं तो एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 है तो 1 को, 2 है तो 1 सीजीआई से अकेला बचा है तो 3 को बुला है? तो फिर सीनियर जज बुलाएगा। अरे तो फिर कोई ना कोई बुलाएगा ही। ठीक है चलो 128 क्या लिखा है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी रिटायर आदमी को काम पे क्यों बुलाओगे? हाँ जब काम ज्यादा हो या अचानक से नया काम आ गया हो, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को काम पे वापस बुला सकता है। हाँ रिटायर जज का मतलब, रिटायरमेंट की उम्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होगा? उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, 65 वर्ष, ये क्या बात है? हाँ तो बोलो ना,
65 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज क्या हो जाएगा? रिटायर। अपने घर में छुट्टियां मना रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एहसास हुआ कि अचानक से काम बहुत बढ़ गया है या नया काम आ गया है। तो ऐसे काम को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को काम पर वापस बुला सकता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यूपीएससी पूछेगा क्वेश्चन जो तुमने पूछा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन, भत्ता, पेंशन प्राप्त होंगे। बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है? तुम तो कह रहे हो ना, तुमने कहा ना कि भैया फिर उसको कितना सैलरी मिलेगी, तो बताओ, खुद बताओ। हाँ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल। जब पहले से किसी से अगर सेवानिवृत्त है तो क्या मतलब है? वो पेंशन पे काम कर रहा है, पेंशन उसको ऑलरेडी मिल ही रही है, तो पेंशन तो मतलब ही खत्म हो गया। और बताओ, सेवानिवृत्त है तो वेतन का कोई तो मिलेगा क्या? सिर्फ अरे वेजेस, पर्क्स, हाँ, गाड़ी, पेट्रोल, ये सब चीजें। हाँ, तुम्हें पकड़ना है, यही यूपीएससी खेलता है भाई। ये स्टेटमेंट कहीं से खराब नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा है यार। सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर सब कुछ मिलना चाहिए। नहीं, रिटायर है तो सैलरी नहीं मिलेगी, और रिटायर है तो ऑलरेडी उसको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन मिलेगी नहीं, बचा क्या? बस वो मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा। हाँ, एक वर्ड भी गलत है तो भी पूरा स्टेटमेंट गलत माना जाता है। हाँ, सब कुछ सही होना चाहिए। वो किंतु परंतु के बाद तुम्हें पहला स्टेटमेंट लगेगा सही, लेकिन किंतु परंतु जोड़ के दूसरा स्टेटमेंट जोड़ दिया, क्या लगेगा? और आदमी अरे पहला पढ़ के अरे नहीं सही है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त राज्यपाल करेगा। ठीक है, समझ गए? चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो, इनको अपॉइंट कौन करेगा? फंस गए? नहीं समझे? वहां पे लगता है सही तो है यार, क्योंकि तुमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है। चलो आगे चलो। ठीक उसी प्रकार में तुम फंस जाओगे, वहीं पे खेल हो गया ना। ठीक, चलो लगा दोगे। आर्टिकल 129 लिखो। इसमें क्या लिखना है देखो, कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय होगा। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 के बाद और 26 अप्रैल 2025 तक जितने भी वर्डिक्ट दिए हैं, इन सबको रिकॉर्ड के तहत रखा गया है। कहां पर? कोई भी रिकॉर्ड मिस नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी कोर्ट के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, उसके लिए साक्ष्य की तरह कार्य करता है। कभी दलील हो वकीलों की, तो वकील जज को कहेगा अरे साहब सेम केस 2004 दिसंबर 2004 में ऐसा ही हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज मंगवाएगा क्या? ले ऑफ फाइल। कौन सी? अरे हाँ ये तो केस आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो अर्थात अब हाई कोर्ट का जो जज होगा वो इस निर्णय के अनुसार ही अपना निर्णय देगा, ना ही आगे ना ही पीछे। अगर ऐसा किया तो क्या माना जाएगा
कि उस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इसका उल्लंघन आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? समझ में आया? जैसे सुनो थोड़ा सा, जैसे मान लो आज समय है, ये समय 2004, एक कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, इसने कोई अपराध किया और कहां मामला गया? सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर एक्स को इस अपराध के लिए आजीवन कारावास दिया। सेम मामला किसने किया? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने वही अपराध किया जो मिस्टर एक्स ने 2004 में किया था। वही परिस्थितियां भी यहां भी थी, वही परिस्थितियां सेम यहां भी है। मामला कहां गया? हाई कोर्ट उस व्यक्ति को यही सजा देगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सजा दे चुका है, ना ही इससे कम ना ही इससे। यदि वो गया तो क्या माना जाएगा? कि उसने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। समझ में आ गई बात? ये वकील काहे के लिए पढ़ते हैं इतना? अरे सब पता होता, आईपीसी उनका रट ही होती है। अच्छे अच्छे वकील, जैसे कोई नाम बताओ, राम जेठमलानी का नाम सुना है किसी ने? तुम वकील होने के बाद भी इतने महान पुरुष का नाम नहीं सुने हो। कौन है ये? दलीलें सुन लो बेहोश हो जाओगे। इनका नाम सुना है? कद्दावर वकील हैं भाई, इनको आईपीसी सीआरपीसी कानून सब रटा हुआ है, टिप ऑफ द टंग है। जज भी देखता है तो खड़ा हो जाता था इनको। किनको? हाँ जी, वो जैसे ही एंटर करते सुप्रीम कोर्ट में जज खड़ा होता, आइए आइए सर जेठमलानी जी। हाँ नहीं बने, इच्छाएं हैं, मर्जी है। तुम्हें पता है जो भी बहुत सीनियर वो होगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उसको देख के बता दोगे। कैसे बताओगे देख के? सुप्रीम कोर्ट गए हो कभी? जाना कभी? वहां पे तुम कई सारे वकीलों की पोशाक क्या होती है? सफेद शर्ट, काली पैंट और काला कोट। लेकिन किसी एक वकील के पास ऐसा कुछ देखोगे कि तो बता दोगे कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील है। क्यों? कैसे? नहीं, टाई तो बहुत लोग पहनते हैं, कोट बहुत लोग पहनते हैं। क्या होता है? नहीं, एप्रन, एप्रन बहुत लोग पहनते हैं। जो भी सबसे ज्यादा सीनियर एडवोकेट होगा वो अपना कोट क्या पहनेगा? उल्टा। हाँ जी, उल्टा। हाँ, और उसको देख के बताओगे वो सबसे सीनियर है, यही पहचान है। अरे मान जाओ मेरी बात, उल्टा मतलब ये उल्टा। हाँ हाँ, उसको देख के बताओगे ये सबसे सीनियर है। परंपरा है, कन्वेंशन है। हाँ, सीनियर वकील, क्योंकि सबकी ड्रेस एक है, कैसे पहचानोगे ये सीनियर है, सबसे ज्यादा तुम जूनियर हो, इसलिए वो उल्टा पहनते हैं। क्या? तो उस चंदौसी में सबसे सीनियर वही होगा जो उल्टा पहनेगा, अदरवाइज कोई पहन नहीं सकता। बात समझे मेरी बात? जल्दी जल्दी नहीं नहीं नहीं, जल्दी में नहीं, गलती नहीं, वो उल्टा पहनते हैं। उल्टा पहनने के पीछे का मकसद ही यही है कि भीड़ में वो अलग से पहचान ली जाए कि ये सबसे सीनियर है। समझ में आई बात? चलो, बिल्कुल। हाँ, तो वो अलग बात है, वो तो अलग बात हो गई ना। लेकिन हमने क्या बोला? परिस्थितियां वही है, अपराध भी वही हुआ है, तो सजा भी वही दी जाएगी। ठीक है? अब मानना किसमें लिखा है? तो 129 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट विल बी अ रिकॉर्ड कोर्ट और इसके द्वारा दिए गए निर्णय भारत में स्थित सभी न्यायालयों के लिए क्या होंगे? साक्ष्य मूलक होंगे। यदि इसके निर्णय को, किसके निर्णय को?
कोई न्यायालय नहीं मान रहा है, तब यह माना जाएगा कि उस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्या की है, अवमानना। इस अवमानना की परिभाषा कहां लिखी है? इस अवमानना की परिभाषा संविधान में नहीं लिखी है। अवमानना को परिभाषित करने के लिए, किसको? अवमानना को परिभाषित करने के लिए संसद द्वारा एक कानून पास किया गया जिसका नाम क्या है? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1970। और इस एक्ट में कहा गया कि अवमानना दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक नागरिक अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। यानी नागरिक अवमानना वो कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और कोई कोर्ट या कोई व्यक्ति उस निर्णय को मान नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कहेगा कि ये नागरिक अवमानना है। आपराधिक अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में यदि कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, आपराधिक अवमानना। जज बोल रहा है और बीच में तुम लोग खुसुर फुसुर कर रहे हो, तो वो जो बोलेगा ना प्लीज चुप रहिए चुप रहिए, एक बार मना करेगा, दूसरी बार तुम्हारे पर क्या कर देगा, चलो लगाओ 50,000 रुपए का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा। नहीं समझे? हाँ, गुस्सा आ जाएगा तो तुम्हें सजा भी दे देगा। और कितनी, इसका उल्लेख कहीं नहीं है, ये उस जज के विवेक पर आधारित है, वो तुम्हें जो भी चाहे दे सकता है। हाँ, नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा ना आपराधिक अवमानना हुई है। ऐसे देखो, अपनी पावर का मिसयूज कोई सब नहीं करते। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। क्या बोली है? कि किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र जानना है तो उसके हाथों में शक्ति दे दो, उसका वास्तविक चरित्र अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो, यह अवमानना थी। ठीक है, कितने प्रकार की? 2। इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में नहीं किया गया। परिभाषित करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1970, और इसके तहत 2 प्रकार की अवमानना की बात की है, नागरिक और आपराधिक। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई कोर्ट, कोई अन्य कोर्ट या कोई व्यक्ति नहीं मानना है तो क्या माना जाएगा कि उसने नागरिक अवमानना की है, और आपराधिक कार्यवाही में बाधा डाल रहे हो तो ये कहा जाएगा कि आप आपराधिक अवमानना के दोषी पाए गए हैं। कितनी सजा मिलेगी इसकी कहीं उल्लेख नहीं है, यह उस व्यक्ति के, उस न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है। 130 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट है कहां? कहां है? दिल्ली। 130 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसी भी अन्य नए स्थान पर की जा सकेगी। समझ में आई बात? कौन करेगा? किसके कहने पर? कहेंगे कि यहां कर दो तो कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यहां आ जाए। कहीं भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का नई जगह पे अधिष्ठान ये लिखा है। हाँ, नए स्थान पर स्थापित। यह शक्ति किसको दी है? सीजीआई को। किसके परामर्श से करेगा वो? कहां पे लिखा है? 130। ये थे कुछ आर्टिकल। कल 131 से लेकर 147, कल सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, चलो। और इंपॉर्टेंट अब है, ये तो फैक्चुअल चीजें थी। 124 में क्या है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश से 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, और संसद ने समय समय पर इसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया। 25 में क्या है? 125 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? सीजीआई करेगा। किसके कहने, मतलब ओके। और 127 में क्या है? एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कब करेगा? जब न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए कोरम की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो अधिक, मतलब कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से बुला लेगा। 128 क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। जब सुप्रीम कोर्ट में अत्यधिक काम का बोझ बढ़ गया
या कोई नया काम आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने पास बुला लेगा। 29 में क्या है? 29 में है सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है, यानी उसके द्वारा दिए गए निर्णय सभी भारत में स्थित सभी न्यायालयों और व्यक्तियों के लिए क्या होंगे? साक्ष्य मूलक होंगे। यदि इनकी कोई अवमानना कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसकी अवमानना करने के लिए उसको सजा भी दे सकेंगे। अवमानना का उल्लेख कहाँ किया गया है? अवमानना का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। इसको परिभाषित करने के लिए संसद ने क्या बनाया? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1970, और उस एक्ट में 2 प्रकार की अवमानना का उल्लेख किया गया, नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना। 130 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थान पर अधिष्ठान। ठीक, कल से 131 से लेकर 143 तक। चलो बाय।